बायोमॉलिक्यूल्स जो है, इसके जान लेने से हमें क्या फायदा होने वाला है। जहाँ भी हम अभी पढ़ रहे थे वहाँ पर जो है ना डिफरेंट प्रकार के विभिन्न प्रकार के आपके कंपाउंड्स का नाम आ रहा था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि फैट, जैसे कि लिपिड, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। तो उनको समझने के लिए बायोमॉलिक्यूल्स जो है ना वो आवश्यक है जानना। बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स है क्या। तो बायोमॉलिक्यूल्स को ही हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है या बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? वैसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सेल में या फिर जो भी आपका लिविंग मटेरियल्स है उसमें मौजूद होता है, उसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो वैसे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में या स्ट्रक्चर में या सेल्स में मौजूद रहे, उसे बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसके स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज ध्यान रखिएगा, या तो प्रेजेंट रहता है या प्रोड्यूस्ड हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाए, उसको भी यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ऐसे आगे हम आएंगे तो बताएंगे कि जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है, जो भी मटेरियल्स बनता है, जो भी आपके कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हें मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले सारे कंपाउंड या लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनने वाले सारे कंपाउंड्स या मटेरियल्स को कहते हैं, और इसके स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। लिविंग मैटर जो है, जो भी आपका पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। या तो जिस रूप में है उसी रूप में, फ्रेश आपका फ्रेश रूप में लेकर, जिसे हम लोग वेट भी कहते हैं, भीगा हुआ जो है ना रूप में, या फिर ड्राई वेट के रूप में। वेट का मतलब होता है कि कहीं से निकाल लिए, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाल लिए और जिस रूप में था उसी रूप में उसका स्टडी किया, या ताजा निकाले ले लिए और उसको उसी रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ड्राई वेट में क्या होता है कि जो भी मटेरियल्स निकाले थे ऑर्गेनिज्म से या किसी लिविंग बीइंग से प्राप्त किए थे, जैसे पत्ती ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, लीफ का पार्ट हो सकता है, प्लांट का कहीं और का पार्ट हो सकता है, स्टेम का पार्ट हो सकता है, उसको क्या करते हम लिए और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा ले लिए, अब उसका स्टडी करेंगे। ये होगा वेट के रूप में, फ्रेश वेट के रूप में। दूसरा है ड्राई वेट में क्या करते हैं, उसे पहले सुखा लेते हैं, उसे जो है ना आपका थोड़ा टेम्परेचर पे रखते हैं, अधिक टेम्परेचर पे, और अधिक टेम्परेचर पर रखने से क्या होता है कि उसमें जो आपका वाटर होता है वो हट जाता है। मतलब कि जो आपका मटेरियल लिए थे उसमें से वाटर को माइनस कर लें, हटा लें, तो कहेंगे उसको ड्राई वेट। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल सेल जो होता है, एक सामान्य सेल का अगर बात करें, एक सामान्य टिश्यू का अगर बात करें, तो उसमें आपका करीब 5000 प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो जो 5000 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका क्या करते हैं, उस सेल के स्ट्रक्चर को, उस सेल्स के फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को बताते हैं। कोई सेल अगर कोई पार्टिकुलर काम कर रहा है तो उसमें इन मॉलिक्यूल्स का ही रोल होता है। तो बायोमॉलिक्यूल्स है क्या भाई? अब आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा। वैसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल्स में या लिविंग टिश्यू में बनता है या रहता है, और उनके स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। कोई पार्टिकुलर सेल अगर पार्टिकुलर काम कर रहा है, कोई पार्टिकुलर टिश्यू अगर पार्टिकुलर काम कर रहा है, तो उसका रीजन क्या है, उसमें पार्टिकुलर प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स है। और अगर उसकी रचना कुछ अलग है, फंक्शन के साथ साथ स्ट्रक्चर कुछ अलग है बाकी सबसे, तो इसका रीजन भी क्या है कि उसमें जो आपका बायोमॉलिक्यूल्स है वो भी बाकी सबसे अलग है। अब जो सेल्स होता है, इनको इन मॉलिक्यूल्स को प्राप्त कहां से करता है, लेता कहां से है, या उसके पास आता कहां से है मॉलिक्यूल्स, ये सारे जो है सो। तो जो भी सेल्स होता है वो इन मॉलिक्यूल्स को या तो डायरेक्ट प्राप्त करता है इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से,
या फिर उन्हें अपने मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनाता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो मिनरल्स को बाहर से प्राप्त करते, वो भी बायोमोलिक्यूल्स में आएंगे। वो आपका जो है ना कुछ और इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है जैसे CO2, H2O, उसको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं, वातावरण से प्राप्त करते हैं और उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट बना उनमें, अमीनो एसिड बना उनमें, या जो उनमें आपका फैटी एसिड्स बना, ये क्या कराएगा? मेटाबॉलिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला बायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन जो बाहर से ले लिए वो आपका तो उसको बाहर से मिला, बिना इनडायरेक्ट मिल गया बाहर से। हम लोगों में ढेर सारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उन्हें हम नहीं बना पाते बॉडी के अंदर, बाकी डायरेक्ट बल्कि डायरेक्ट हमको बाहर से लेना पड़ता है। जैसे अमीनो एसिड में से अधिकांश अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर नहीं बन पाता, उसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है ना कुछ एक आपका आपके बॉडी के अंदर बन जाता है, लेकिन बाकी ढेर सारे आपके हैं फैटी एसिड्स के टाइप्स, वो हमको बॉडी के बाहर से प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पर क्या करें कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, वो आते कहाँ से हैं? या तो खुद बनाता है या बाहरी वातावरण से प्राप्त करता है न्यूट्रिएंट्स के रूप में। न्यूट्रिशन इस घटना को कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जो होता है वो आपका सेल में कई एक्टिविटीज को पूरा करता है, जैसे एनर्जी देता है, जैसे सेंसिंग और कम्युनिकेशन का काम करता है। सेल्स में जो है ना सेंसेशन देता है, कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का बात, ले जाने का बात, या एक दूसरे को आपस में जो है ना वो टच करने का बात, जानने का बात, ये कम्युनिकेशन का बात बायोमॉलिक्यूल्स करता है। और तो और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देता है, उनके बॉडी को आपका परफेक्ट बना के रखता है, कॉम्पैक्ट बना के रखता है। अगला है कि ये क्या करता है? हेरिडिटी और कंट्रोल में मदद करता है। मतलब कि उसके गुणों को क्या करता है? अगले पीढ़ी में ले जाने में मदद करता है। एक सेल से दूसरे सेल में जो कैरेक्टर्स जाता है वो किसके मदद से होता है? बायोमॉलिक्यूल्स के मदद से होता है। उस सेल के अंदर के जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये काम करता कौन है? जैसे एनर्जी का बात है तो एनर्जी जो है ना वो आपका एनर्जी जो है वो कौन देगा? तो सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, एक कॉमन है बायोमॉलिक्यूल्स जो हमको क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। फैट आपका वो है आपका एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है। प्रोटीन भी, जब ये दोनों आपके कम हो जाते हैं तो प्रोटीन भी क्या होता है? टूटकर आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट होकर एनर्जी का सोर्स के रूप में काम करने लगता है। तो एनर्जी के रूप में जो है ना, देखिए 2-3 बायोमॉलिक्यूल्स का नाम लिखिए। फिर सेंसिंग और कम्युनिकेशन में कौन सा मदद करता है भाई? तो दो जो है ना आपका प्रमुख है। एक तो प्रोटीन जो है ना वो आवश्यक है कम्युनिकेशन के लिए और सेंसिंग के लिए। इसलिए जो लोग प्रोटीन नहीं खाते, जैसे दाल नहीं खाते, या फिर जो है ना वो मीट मुर्गा वगैरह नहीं खाते, सोयाबीन वगैरह नहीं खाते, या फिर वो आपका मशरूम वगैरह नहीं खाते, उनको थोड़ा सा जो है ना उनके एक्टिविटी में दिक्कत होता है, उनको समझने में या उनको अपने बॉडी को कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेंसिंग और कम्युनिकेशन में मदद करता है मिलजुल कर। इसी प्रकार से नेटवर्क भी होता है आपके सेल में प्रोटीन का, वो भी आपका क्या करता है? सेंसिंग और कम्युनिकेशन में मदद करता है। अर्थात प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेन काम मतलब सेंसिंग और कम्युनिकेशन जो है ना वो मेन काम में आता है किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का। अब स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का बात करें अगर,
तो शायद आप जानते होंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ऐसे पढ़ेंगे भी सेल में, कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन का बना होता है, जो सेल के स्ट्रक्चर को डीपली बना के रखता है। प्लस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा काम करता है, बैरियर जैसा काम करता है, एसपीएम जैसा काम करता है। अगर आपको याद होगा तो बताए थे कि जो हम लोग पढ़ते हैं आगे या पढ़े होंगे कि लिपिड जो होता है आपका किसी सेल मेम्ब्रेन में, वो लिक्विड जैसा काम करता है, फ्लूइड जैसा काम करता है, और प्रोटीन जो उसमें होता है सॉलिड जैसा बिहेव करता है। और इसके कारण वहां पर प्रोटीन जो होता है वो आपका बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो कर पाता है, किसमें, लिपिड बाइलेयर में। और इसी के कारण ये फ्लूइडी होता है नेचर में सेल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में काम कैसे करता है, बैरियर के रूप में कैसे काम करता है, तो लिपिड जो बाइलेयर होता है वो क्या करता है, वो आपका मटेरियल्स को आने जाने नहीं देता, आर पार नहीं होने देता। लेकिन जो प्रोटीन होता है मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन का, वो आराम से मटेरियल्स को आर पार आने जाने देता है। और इसके कारण ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या बैरियर जैसा काम करता है। और बैक और फोर्थ जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, उसमें मदद करता है। तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के रूप में आपका लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन मदद करता है, मतलब लिपिड और प्रोटीन मदद करता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर बॉडी को ठीक रखना है, उसके गतिविधियों को ठीक रखना है, तो प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन आपका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में मदद कर रहा है, सेंसिंग और कम्युनिकेशन में मदद कर रहा है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन। अगला है हेरिडिटी और कंट्रोल। इसमें कौन सा बायोमॉलिक्यूल्स मदद करता है? आप शायद आपको मालूम होगा, पढ़े होंगे कि डीएनए और आरएनए जो है ना, वो ऐसा बायोमॉलिक्यूल्स है जो हमारे बॉडी के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है, पेरेंट टू दियर ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करता है, हेरिडिटी इसी को बोलते। और साथ ही साथ जो है ना क्या करता है, एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। जैसे हमारा बॉडी ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है, तो किसके कारण होगा, डीएनए या आरएनए के कारण होगा। और जो भी कैरेक्टर्स हमारे जो बॉडी से आपका प्रकट हो रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो सब के सब हेरिडिटी के जो मटेरियल्स हैं जैसे डीएनए और आरएनए, उसके कारण होता है। ये कैसे काम करता है, तो किसी भी बॉडी में कोई कैरेक्टर देना होता है या किसी भी सेल में जब कोई कैरेक्टर देना होता है, तो डीएनए सबसे पहले आरएनए बनाता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से इंजाइम बनता है, और इंजाइम कैरेक्टर देता है। ये सेंट्रल डॉगमा है। इसको सबसे पहले क्रिक साहब ने दिया था कि डीएनए जो है ना, वो कैसे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, आरएनए कैसे कंट्रोल करता है कैरेक्टर को। तो डीएनए से सबसे पहले आरएनए बनता है सेल के अंदर। वो आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, खास प्रकार का, खास आरएनए खास प्रकार का प्रोटीन बनाता है। और वो प्रोटीन जो होता है वो खास प्रकार का इंजाइम बनाता है, और वो इंजाइम जो है वो क्या करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो क्लासिफिकेशन का बात होता है बायोमॉलिक्यूल्स का। देखो केमिकल एनालिसिस जो होता है, उसके आधार पर हम जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक जो है ना मॉलिक्यूल्स, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप पीछे पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि वैसे मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। सामान्य रूप से ये हार्ड एंड फास्ट रूल हम नहीं बता रहे, सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान में जहां पर हम हैं, वहां पर कोई अगर आपसे पूछे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, तो आप आराम से बता दोगे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला सारा का सारा मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बायोमॉलिक्यूल्स है। जैसे हमें ग्लूकोज पाया जाता है वो बायोमॉलिक्यूल्स है, लिपिड पाया जाता है बायोमॉलिक्यूल्स है, अमीनो एसिड बायोमॉलिक्यूल्स है, H2O बायोमॉलिक्यूल्स है। लेकिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे, तो वैसा बायोमॉलिक्यूल्स या वैसा मॉलिक्यूल्स जिसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, उसको क्या बोलते, उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स कहते।
लेकिन वैसा बायोमॉलिक्यूल्स जिसमें या तो कार्बन या हाइड्रोजन, देखिए C/H लिखे या हाइड्रोजन लिखे हैं, या तो कार्बन या हाइड्रोजन या दूसरे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इनके अलावे दूसरे कोई मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दिमाग में एकदम बैठना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोजन अगर हो साथ में तो इसको कहेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और अगर कार्बन या हाइड्रोजन हो किसी मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड में, केवल कार्बन हो या केवल हाइड्रोजन हो, पहले क्या होता था, कार्बन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह देते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते थे। तो यहाँ पर जो है ना, ये दिमाग में मत रखना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो तो इसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अधिकांशतः वर्तमान में। ठीक है, ऐसे इसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लेकिन ये अभी वर्तमान में दिमाग में रखिए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होता है सामान्यतः उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में होते हैं, और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं साथ में, लेकिन ये दोनों होगा। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे? वैसे मॉलिक्यूल्स को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं जिसमें कार्बन हो या हाइड्रोजन हो या उनके साथ कोई और हो। अब उदाहरण से जरा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन में CH4, देखिए इसमें क्या है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, दोनों है। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल्स है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहां पर फिर उसके बाद देखिए C2H5OH, इसमें भी क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, साथ में ऑक्सीजन भी है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन चूंकि इसमें है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं, उसका उदाहरण में आ जाइए। उसके उदाहरण में आप देखे होंगे कि CO2 है, H2O लिखे हैं, H2S लिखे हैं, NO2 लिखे हैं। इसमें कार्बन केवल है, CO2 में देखिए केवल कार्बन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है वहां पर। इसी तरह से H2O में क्या देख रहे हैं आप, सिर्फ जो है ना हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। H2S में क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन और सल्फर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें केवल हाइड्रोजन हो या केवल कार्बन हो या उनके साथ कोई और मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन एक साथ नहीं हो, सामान्यतः उनको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बाकी हम केमिस्ट्री में डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो ये अब ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्टडी कैसे किया जाता है। बायोलॉजी में कई तरीका है, जिसमें एक तरीका जो है ना काफी उपयोग होता है, वो है आपका एसिड सॉल्युबिलिटी टेस्ट। एसिड सॉल्युबिलिटी टेस्ट या एनालिसिस जो है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण में एक तरीका है जो बायोलॉजी में यूज होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के स्टडी के लिए या एनालिसिस के लिए। जबकि जो आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके स्टडी के लिए आस एनालिसिस टेक्निक का उपयोग होता है। आप समझते होंगे शायद आप, वो राख। अब इन दोनों में होता क्या है, सो बात करते हैं। अभी पहले हम एसिड सॉल्युबिलिटी टेस्ट का बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, लिविंग को, एक लिविंग टिश्यू को या लिविंग मटेरियल्स को ले लेते हैं, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल्स का हो। प्लांट में हम लोग सामान्यतः जो है ना लीफ वगैरह ले सकते हैं या मेस्टेमेटिक रीजन ले सकते हैं, और एनिमल्स में जो है ना सामान्यतः लीवर का पार्ट लिया जाता है, क्योंकि वो आसान होता है उसका एनालिसिस करना। अब उसको क्या करते हैं, क्रश करते हैं या ग्राइंड कर देते हैं, किसमें, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, एक मीडियम में डालते हैं उसको। जैसे अभी हम लोग घर में वो मसाला वगैरह जो पीसते हैं, सॉलिड को किस में डालते हैं, वाटर में डाल के करते हैं, वहां पर मीडियम कौन होता है, वाटर होता है। दाल वगैरह जो पीसते हैं फुला के, या फिर और भी जो फूड आइटम्स हैं उनको जो हम लोग क्या करते हैं, रब करते, क्रश करते, उनको वाटर वहां पर मीडियम होता है। इसी तरह से यहाँ पर एसिड सॉल्युबिलिटी जो टेस्ट है, एक तरह का केमिकल टेस्ट है, केमिकल एनालिसिस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लेते हैं Cl3, फिर CCOOH, या ऐसे पढ़ सकते हैं CCl3COOH।
ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, इसमें लेकर उसको पीसते हैं या उसको क्रश करते हैं, और जब क्रश करते हैं तो क्या बन जाएगा, वो चटनी जैसा सेमी लिक्विड मिक्सचर बनेगा या पेस्ट बनेगा, जिसे स्लरी कहते हैं, बायोलॉजी में स्लरी कह सकते हैं। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो स्लरी ऐसे भी समझ लो, वो जो पाका जैसा होता है ना नाली में, जो आपका जिसमें वाटर है और वो आपका कुछ लिक्विड के साथ साथ वो सॉलिड भी है मिला हुआ, तो उस टाइप का पेस्ट बन जाएगा, पाका जिसको बोलते हैं, पंक। तो स्लरी यहां पर मिल जाएगा। अब इस स्लरी को क्या करते हैं, या तो चीज क्लॉथ से या आपका कॉटन क्लॉथ से उसको छान देते हैं। और जो है ना चीज क्लॉथ जो होता है कुछ हद तक जो है ना कागज जैसा होता है, वो आपको लेबोरेटरी में मिलेगा, या कॉटन क्लॉथ ले लो, वो कपड़ा सूती का ले लो, और उससे छान लेते हैं। जब छानते हैं तो आपका, जब हम इसको पूरे गतिविधि को आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं, और इसको जब छानते हैं तो आपको दो चीज मिलेगा, एक तो कि लिक्विड पार्ट अलग हो गया, और कुछ जो आपका उसमें डिजॉल्व नहीं हुआ है वो अलग हो जाएगा। जो डिजॉल्व हो गया वो अलग हो जाएगा, जो डिजॉल्व नहीं हुआ है वो अलग हो जाएगा। तो जो डिजॉल्व नहीं हुआ है वो आपका क्लॉथ के ऊपर मिल जाता है, और जो डिजॉल्व हो गया है वो बीकर में चला जाएगा। अब बीकर में जो मिल गया उसको फिल्ट्रेट करते हैं, और जो क्लॉथ पे आपका रह जाएगा उसको कहेंगे रिटेंटेड। तो ये जो रिटेंटेड है क्लॉथ के ऊपर, उसमें कौन सा आपका अवयव होगा, कौन सा कंपोनेंट्स होगा, कौन सा बायोमोलिक्यूल्स होगा, तो वैसे बायोमोलिक्यूल्स होंगे जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिजॉल्व नहीं हुए। अगर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिजॉल्व हो गए होते तो वो क्या होते, वो आराम से आपको नजर नहीं आते, वो आपको फिल्ट्रेट में ही रहते, बीकर में कपड़े को पार कर जाते, या फिर जो चीज क्लॉथ है उसको उस फिल्ट्रेट मीडियम को पार कर जाते, और फिल्ट्रेट के रूप में बीकर में चले जाते। अब फिल्ट्रेट में जो आपका मिला है फ्रैक्शन या पूल, वो आपका एसिड सॉल्युबल है। क्योंकि एसिड में घुल गया वो, इसलिए आपको फिल्ट्रेट के रूप में मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन बोलते हैं। और जो उसमें डिजॉल्व नहीं हुआ उसको बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। आपके दिमाग में ये आपका हो सकता है प्रैक्टिकल नहीं चल रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, क्योंकि किए नहीं होंगे। तो ऐसा करेंगे, अभी हम इसको दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको केवल आप समझ लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। क्या किए, सबसे पहले जो आपका लिविंग मटेरियल था उसको लिए, ग्राइंड कर दिए या क्रश कर दिए, इसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। उसके बाद उस मीडियम में आपको क्या मिल गया, वो आपका चटनी जैसा स्लरी मिल गया। उसको क्या करते हैं, छान लेते हैं कॉटन क्लॉथ से, और छानने के बाद क्या होगा, फिल्ट्रेट मिलेगा और रिटेंटेड मिलेगा। रिटेंटेड जो होता है वो कहाँ होता है, क्लॉथ पर रह जाएगा ऊपर में, जो डिजॉल्व नहीं हुआ है वो एसिड इनसॉल्युबल हो जाएगा, और जो आपका डिजॉल्व हो गया वो चला जाएगा बीकर में, नीचे चला जाएगा। तो ये जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है, उसमें आप जो भी आपके मटेरियल्स गए हैं उनको कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। समानतः इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 से लेकर 800 डाल्टन तक होता है। शायद आप जानते होंगे मॉलिक्यूलर वेट को हम डाल्टन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं। डीए लिखे हैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म डाल्टन, कहीं पे आप इसको नोट कर लेना, डाल्टन, डीए, डीए फॉर डाल्टन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना होता है, 18 से लेके 800 डाल्टन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके इसमें चले गए। जो 18 से नीचे वाले होंगे वो तो आपका वो एटम के रूप में होंगे, वो तो आपका जाएंगे ही जाएंगे, मॉलिक्यूल्स जो थे वो भी चले गए। समानतः माना यह जाता है थ्योरी के हिसाब से कि 1000 डाल्टन तक, 1000 से नीचे के जो डाल्टन के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल जैसा काम करते हैं, मतलब कि फिल्ट्रेट में जा सकते हैं। लेकिन जो आपके रह गए कहां पर, उस क्लॉथ के ऊपर, उसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका 1000 डाल्टन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, या कह सकते हो चूंकि हम लोग 800 डाल्टन तक लिए थे तो 800 डाल्टन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाले जो होंगे मॉलिक्यूल्स वो क्या कहलाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। समांतर क्लॉथ को पार नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसे ज्यादा अच्छा जो है ना थ्योरी के हिसाब से कितना है, 1000 डाल्टन से नीचे वाले।
तो 800 डाल्टन तो आराम से आ जाएगा। 800 डाल्टन तक का से जो ज्यादा के होंगे वो कहाँ रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे, और 800 डाल्टन से जो नीचे वाले होंगे या 800 डाल्टन तक वाले होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे लिक्विड में चले जाएंगे। अब बात करते हैं आस एनालिसिस में। आस एनालिसिस जो है ना समानता किया जाता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्टडी के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें आपका फ्रेश आपका टिश्यू जो था, फ्रेश का मतलब आपको बताए थे जो भींगा हुआ था अभी ताजा लिया गया था, उसको लिया जाता है, उसको ड्राइड किया जाता है। ड्राइड करने का मतलब क्या है, -H2O है ना, H2O को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। जब जलाया जाता है ये बंद आपका जो है ना कंपार्टमेंट में किया जाता है, और बर्न करने के बाद जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे वो आपका स्मोक के रूप में, धुआं के रूप में बाहर हट जाते हैं। तो जो रिमेन्स बचा आपके पास जलने के बाद वो क्या कहलाता है, आस कहलाता है। और इसी आस को हम लोग अब क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स को डालकर एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। इस घटना को, इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं आस एनालिसिस टेक्निक। तो आस एनालिसिस टेक्निक में मुख्यतः इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का किया जाता है। क्यों भाई, ऑर्गेनिक का क्यों नहीं कर पाते, तो क्या बोलोगे, जैसे ही बर्न करेंगे वो आपका स्मोक के रूप में रिमूव हो जाएगा, तो जो बचा उसी का करते हैं, और जो बचा उसको क्या बोलेंगे, आस बोलते हैं। आप भी लकड़ी को जलाते होंगे तो देखिएगा थोड़ा सा राख जैसा कुछ मिल जाता है, वो क्या है, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है। इसीलिए कभी भी राख को जलाया फेंका नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए लोगों को, बल्कि खेतों में डाल देना चाहिए। उससे क्या होगा, उपज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर न जलाएं, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, खेतों में धान के जो बचा हुआ हिस्सा है उसको आग लगा दे रहे हैं, तो उसको आग लगाने से क्या हो रहा है घाटा, कि हमारा उसके साथ जो आपके यूजफुल जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो भी समाप्त हो जा रहे हैं। जैसे ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह पीछे हम लोग देखे थे, हाँ, कि वो खेत में पाए जाते हैं। अब वो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएंगे आग के साथ, तो उसका उर्वरता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लस मिट्टी जो है ना वो भी आग के कारण क्या हो जाएगी, केमिकल चेंज करेगी अपने आप में, और केमिकल चेंज के कारण उसका फर्टिलिटी कम हो जाएगा, वो कठोर हो जाएगी, कड़ी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते, तो ये आपको यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कैसे जो है ना ये मॉलिक्यूल्स क्या थे, बायोमॉलिक्यूल्स क्या थे। अब बात करते हैं किस तरह से हम लोग प्रोसेस करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट जो है ना कैसे करते हैं। देखिए इसमें क्या किए, जो भी आपका फ्रेश था वो आपका ले लिए टिश्यू, ठीक है, चाहे वेजिटेबल मैटर्स है या एनिमल मीट वगैरह है, उसको लेकर क्या करते हैं, एक मोटार में डाल देते हैं। मोटार समझते होंगे, खल जिसको बोलते हैं, और पेस्टल, मूसल जिसको बोलते हैं, वो आपका मिलेगा। मोटार और पेस्टल बोलते हैं बायोलॉजी में, ये आपको लेबोरेटरी में मिलेगा। उसमें डाल देते हैं, डालने के बाद मूसल से उसको चलाते हैं। जब मूसल से चलाते हैं तो क्या होगा, वो आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड चूंकि डाल चुके हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, वो मिलकर एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो ये जो ग्राइंडिंग, इस घटना को क्या बोलेंगे, ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यू हुआ, उससे जो मिला हमको उसे क्या कहेंगे, स्लरी कहेंगे। अब ये जो स्लरी है ना, इसको क्या करते हैं, कॉटन जो आपका क्लॉथ है या चीज क्लॉथ है उस पे डालते हैं, उस पे छानते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो आपका डिजॉल्व हो चुका है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में वो आपका नीचे चला जाएगा फिल्ट्रेट के रूप में, ठीक है। और जो आपका डिजॉल्व नहीं हुआ है वो रिटेंटेड के रूप में ऊपर रह जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो रिटेंटेंट है वो कैसा है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, और इसमें समानतः क्या मिलेंगे आपको, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और तो और लिपिड भी मिलेगा। आप लोग सर तो केवल मैक्रो मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, लिपिड क्यों लिखे हैं सर। लिपिड में एक जबरदस्त कहानी है, उसको अलग से अभी करते हैं। अभी यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ लिपिड लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो फिल्ट्रेट जो मिला है उसमें क्या होगा, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होगा, जो भी आपका डिजॉल्व हो गया तो इसमें चला जाएगा। और ये जो फिल्ट्रेट होते हैं उसमें समानतः हमको क्या मिलता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलता है। अब इसमें दो तीन चीज जो है ना महत्वपूर्ण है, जो ध्यान रखिएगा। एसिड जो है
वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है, सॉरी ये जो लिपिड है, जो लिपिड लिखे थे ऊपर में, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है, तब भी ऊपर ही रह जाता है। आप बोलोगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं बोल रहे, तो पीछे आपको बताया था कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है ना सामान्यतः 800 डाल्टन या उससे ऊपर वाले को बोलते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में अगर बात करें तो 1000 जो है ना डाल्टन तक का जो होता है, उससे नीचे वाले जो भी होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो सब के सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं। प्रैक्टिकल जीवन का बात बोले, लेकिन थ्योरी का अगर बात बोले तो 800 डाल्टन तक को जो आपका होगा मॉलिक्यूल्स, उसको बोलते हैं क्या, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और 800 डाल्टन से ऊपर के जो होंगे मॉलिक्यूल्स, उसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर आ जाइए, एसिड जो है, जो एसिड था उसमें लिपिड जो है ना डिजॉल्व नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, तभी तो 800 जो है ना, 800 आपका डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद आपका वो क्या हुआ, ऊपर ही रह गया, वो आपका फिल्ट्रेट में नहीं गया। अगर डिजॉल्व हो जाता तो क्या होता, फिल्ट्रेट में चला जाता। क्यों नहीं गया आखिर, तो दो रीजन है इसका। एक तो कि ये जो है ना आपका इनसॉल्युबल वेस्किल के रूप में पाया जाता है। जो भी आपके टिश्यू हैं बॉडी के, उसमें एक किस रूप में पाया जाता है, इनसॉल्युबल वेस्किल के रूप में होता है। कौन, लिपिड। और दूसरा रीजन है कि ये क्या करता है, आपका जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन वगैरह का पार्ट, उसके कुछ हिस्से को अपने साथ जोड़ के रखता है, जिसके चलते ये आपका डिजॉल्व नहीं हो पाता, मतलब कि रिटेंटेंट के रूप में पाया जाता है, फिल्ट्रेट के रूप में नहीं जा पाता। तो ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि लिपिड क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की माइक्रो मॉलिक्यूल्स, तो आराम से बताइए कि वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। क्यों माइक्रो मॉलिक्यूल है भाई, तो ये भी बोल दीजिए कि इसलिए माइक्रो मॉलिक्यूल है कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से कम होता है। लेकिन अगर उसका एसिड टेस्ट किया जाए, एसिड जो आपका डिजोल्यूशन टेस्ट जो होता है या सॉल्युबल टेस्ट जो होता है, उसमें आपका ये फेल कर जाता है। और उसका रीजन ये है कि या तो ये वेस्कल के रूप में पाया जाएगा, या मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट को अपने साथ रखता है, जिसके चलते ये आपका एसिड में डिजॉल्व नहीं हो पाता, या फिल्ट्रेट के रूप में कॉटन को पार नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन टेस्ट, एसिड आपका जो टेस्ट बताए थे, जिसमें हम लोग फ्रेश टिश्यू का टेस्ट करते थे। तो एसिड डिसोल्यूशन टेस्ट प्रकार का केमिकल आपका एनालिसिस है। आगे बढ़ते अब दूसरा आते हैं आस एनालिसिस में। ये समानता किसके लिए किया जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए किया जाता है। और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके लिए भी क्या करेंगे हम, कैसे देखना है। सबसे पहले टिश्यू ले लिए, जैसे कि पीछे लिए थे, फ्रेश टिश्यू लिए, वेट फॉर्म में है। अब उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं। सुखाने का क्या मतलब है, ड्राई करने का क्या मतलब है, H2O को रिमूव कर देना। बाकी सारे के सारे मटेरियल्स रहेंगे, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, केवल H2O को उसमें से हटा देंगे। तब वो क्या कहलाएगा, ड्राई वेट के जगह पर अब सॉरी वेट वेट के जगह पर अब क्या कहलाएगा, ड्राई वेट कहलाएगा। टिश्यू ड्राई हो गया। अब इस ड्राई होने के कारण इसमें वाटर नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं। जब बर्न करते हैं तो ऑर्गेनिक जो पार्ट होता है वो स्मोक के रूप में हट जाएगा, निकल जाएगा। जबकि जो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है या कंपोनेंट्स होते, मॉलिक्यूल्स होते, वो आस के रूप में आपको मिल जाएंगे। अभी पीछे दिखाए थे, आपको बताए थे। देखो, कोई भी सेल्स हो या टिश्यू हो, उसमें दोनों प्रकार के होते हैं मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक में आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब कैसा है, ऑर्गेनिक है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है। लेकिन इनऑर्गेनिक जो है उसमें जो है ना कार्बन के साथ साथ क्या है भाई, हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक बोलेंगे। ठीक है। अब यहां पर
वाटर हो गया, आयंस हो गया, ये सब कैसा हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। तो ये आपका आस जो है ना, अब ये जो आस निकला है ना, इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स डालते हैं, तो आपके उसके रिएक्शन के आधार पर उसके बाकी को रिमूव कर देंगे और जिसको चाहेंगे उसको वहां से निकाल लेंगे। ये आपका हो गया आस एनालिसिस। ठीक है, तो ये अब अभी हम यहाँ तक देख रहे थे। आगे बढ़ते, अब देखो ये जो आस एनालिसिस किए हैं, आस एनालिसिस में आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें आप देख रहे होंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में हमको क्या मिला था और ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में क्या मिला था। थोड़ा सा ऊपर में जो है ना लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ये आपका जो है कार्बोहाइड्रेट लिपिड वगैरह जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। वो जो है ना जब हम बना रहे थे उसका स्लाइड में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, उसको भी हम कर देते हैं। ठीक है। जो निकला है ना कुछ बात को हम लोग देख लेना चाहते हैं। ये जो आस एनालिसिस जब करते हैं हम लोग, तो जो डिटेक्ट हुआ है, देखिए अर्थ क्रस्ट में कितना आपका एलिमेंट्स है, कितने परसेंटेज में है, और ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंटेज में है उसको देख लीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ना अर्थ क्रस्ट में 0.14% होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में 9.5 आपका परसेंट होता है। कार्बन जो होता है वो आपका अर्थ क्रस्ट में 0.03% होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में 18.5% होता है। ऑक्सीजन जो है वो 46.6% होता है अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में समझ लीजिएगा, मिट्टी में। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में 65% होता है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे ये तीनों जो है ना इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। जो भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनते हैं उन तीनों में समानता ये आपके जरूर पाए जाते हैं, इसलिए ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण हैं आपके। और इनका क्या रेशियो है आप में और अर्थ क्रस्ट में, वो आपको यहाँ पर दिखाया है। बाकी देख लीजिए, नाइट्रोजन वगैरह भी है। नाइट्रोजन जो है ना आपके बॉडी में 3.3% होता है, जबकि अर्थ क्रस्ट में काफी कम मात्रा में, न के बराबर होता है। सल्फर में का भी वही स्थिति है। सब के बारे में आप देख लो, सल्फर और कार्बन जो है ना उसकी मात्रा करीब करीब बराबर होती है, किसमें, आपके अर्थ क्रस्ट में। लेकिन बॉडी में अंतर देख लो, कार्बन जो है ना 18.5% होता है आप में, और सल्फर जो है ना 0.3% होता है, 0.3%। तो आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको कि कार्बन जो है ना, कार्बन काफी महत्वपूर्ण है आपके बॉडी के लिए। माना यह जाता है कि अगर कार्बन नहीं होता तो शायद कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनता। कार्बन जो है ना वो बहुत जबरदस्त रोल अदा किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए, या उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन के लिए। क्योंकि उसके पास जो है ना 4 आपका बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी था, वो आराम से क्या किया है, कंपाउंड को बना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण में काफी मदद किया, और उसके चलते जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन पाए और अंततः ऑर्गेनिक का निर्माण हो पाया। सल्फर मुख्यतः जो है ना आप में अमीनो एसिड्स के रूप में पाया जाता है या फिर प्रोटीन में पाया जाता है। सोडियम भी आपके बॉडी में देखिए कितना है, और वो अर्थ क्रस्ट में कितना है, ये आपको एक किया हुआ है यहाँ पर। कुछ बगल में आ जाते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये आपका एनसीईआरटी किताब में भी है, इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का लिविंग टिश्यू का। आप में जो आपका सोडियम पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है भाई, Na+ के रूप में, आयन के रूप में रहता है। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, अधिकांश जो होते हैं वो पाए जाते हैं किस रूप में, तो आपके बॉडी में आयंस के रूप में पाए जाते हैं। पोटेशियम K+ के रूप में, कैल्शियम Ca++ के रूप में, मैग्नीशियम Mg++ के रूप में, वाटर जो है ना वो H2O के रूप में। कंपाउंड्स जो है ना कुछ है वो आपका NaCl, CaCO3, ये सब कुछ जो है ना आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आपके बॉडी में पाए जाते हैं। आपके बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स जो है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, बहुत ज्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। अब सबका अपना अपना जो है ना वो काम है।
जैसे सोडियम पोटेशियम के बारे में हम देख रहे थे कि सोडियम पोटेशियम जो है ना वो आपका पाया जाता है किसमें भाई, तो आपके मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और वो करता क्या है, तो सोडियम पोटेशियम जो है ना वो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, दूसरे के पेन से करो, वो मेंटेन करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लो कि आपका जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर में पॉजिटिव और अंदर में निगेटिव जो है ना चार्ज होता है। और ये जो चार्ज होता है उसको मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है कौन, सोडियम और पोटेशियम। ये आपका इंपल्स ट्रांसमिशन में मदद करता है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो आपका जो नर्व इंपल्स बनता है बॉडी में या ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो नहीं हो पाता और आपको जो सूचनाएं एक जगह से दूसरे बॉडी में जाती हैं वो नहीं जा पाती। तो जो भी आपका नर्वस सिस्टम काम करता है उसमें बहुत बड़ा रोल आपका नर्व इंपल्स का होता है। और नर्व इंपल्स जो है वो किसके मदद से होता है, बनता है, सोडियम और पोटेशियम के मदद से। ये जो मॉलिब्डेनम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए आवश्यक होता है। मैग्नीज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारा मात्रा में पाया जाता है। देखा जाता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो है ना आपके बॉडी में मैग्नीज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और कारण क्या है भाई, तो मैग्नीज जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के माइटोकॉन्ड्रियल जो इंजाइम्स हैं जो रिस्पायरेशन में हमको मदद करते हैं उनको उनके निर्माण में शामिल होता है। इवन कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, वो इंजाइम को एक्टिविटी करने में मदद करता है। तो मैग्नीज की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में आवश्यक है ताकि रिस्पायरेशन का जो काम है, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल ढंग से हो सके। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या करता है, नर्व के एक्साइटेबिलिटी को कम करता है। जब नर्व ज्यादा एक्साइट हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसके एक्टिविटी को थोड़ा क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। प्लस मैग्नीशियम जो है एटीपी निर्माण में जो आपका एंजाइम्स होता है उसमें भी मौजूद होता है। मैग्नीशियम और जगह भी पाया जाता है, जैसे प्लांट्स में अगर बात करोगे तो फोटोसिंथेसिस में कई जगह मैग्नीशियम आवश्यक होता है। प्लस मैग्नीशियम आपके बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगला है आयरन जो होता है Fe2+ या कॉपर है आपका +2 के रूप में, ये साइटोक्रोम निर्माण में मदद करते हैं जो कि रिस्पायरेशन के एक आवश्यक या इंपॉर्टेंट अवयव है, कंपोनेंट्स है। फिर है ये हाइड्रोजन जो है आपका फॉस्फेट के रूप में, ये जो आपका डाइबेसिक फॉस्फेट लिखे हैं HPO4, ठीक है, 2, ये जो आपका होता है 2 आपका माइनस है, वहां पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। H2 उसको जरा सा ठीक से समझ लीजिए, HPO4 2 माइनस है ना, उस पर माइनस का चार्ज होता है। तो ये जो आपका होता है डाइबेसिक के रूप में जो फास्फेट होते हैं वो आपका क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार के बफर जो होता है बॉडी में आपका ब्लड में एसिड बेस बफर, उसमें मदद करता है। मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी होने से रोकता है, ये उसको न्यूट्रलाइज करता है। और अर्थात आपका पीएच मान को बैलेंस करके रखता है बॉडी के अंदर, टिश्यू में या फिर ब्लड वगैरह में। H+ आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, अगर कम हो जाए तो ये दे देता है हाइड्रोजन, अगर ज्यादा हो जाए तो ले लेता है। तो यहां पर लिखे हैं कि ये जो डाइबेसिक फॉस्फेट है या H2PO4 जिसको हम लोग फॉस्फोरिक अम्ल कहते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं इनका काम क्या है भाई, इनका काम है आपका एसिड बेस बफर के रूप में काम करना। यहां भी माइनस होगा, हाँ, H2PO4 माइनस मोनोबेसिक, हाँ, ठीक है। तो एक यहां पर एक चार्ज है, ठीक है, H2PO4 में, और HPO4 में कितना है, 2 माइनस है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, 2 माइनस है। तो अब हम बात करते
ये क्या करेगा, बफर के काम करता है, हो जाएगा। कुछ आपका इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स जो थे उसके बारे में बता ही दिए थे। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। देखिए है वो आपका यहाँ पर सजा हुआ है, जरा सा देख लीजिए। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन होता है, उसके बाद जो है ना हाइड्रोजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है, उसके बाद कैल्शियम फास्फोरस आता है। ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, घटते क्रम में लिखे हैं, सजाए हैं। इसी तरह से अर्थ क्रस्ट में अगर पूछा जाए कि सबसे आपका जो है ना ज्यादा कौन होता है, तो ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम कैल्शियम, उससे कम आपका सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, इस तरह से घटते क्रम में है। अब बायोमोलिक्यूल्स या कंपोनेंट जो सेल में सबसे ज्यादा कौन होता है भाई, तो हो जाएगा वाटर। ठीक है, अंडरलाइन सबको कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, आपका आराम से हो जाना चाहिए। यहाँ नहीं है ये सब, वो सब ऊपर में भी। ठीक है, ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो ऑर्गेनिक जो बायोमोलिक्यूल्स है, सेल में कौन सबसे ज्यादा है, तो प्रोटीन, ध्यान रखिएगा। इनऑर्गेनिक या ऐसे इनऑर्गेनिक बोला जाए या केवल बायोमोलिक्यूल्स बोला जाए, सेल में क्वेश्चन जो आता है उस पर ध्यान रखने का जरूरत है। सबसे ज्यादा बायोमोलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स कौन है, तो वाटर। चाहे इनऑर्गेनिक बोलो चाहे बायोमोलिक्यूल्स बोलो, लेकिन ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स का बात अगर आएगा तो प्रोटीन हो जाएगा। सबसे ज्यादा एबंडेंट आयन कौन है सेल में भाई, तो आपका आराम से आप बता दोगे, पोटेशियम है, उसके बाद कौन है उसका, सोडियम है, उसके बाद कौन है उस, तो कैल्शियम है। ठीक है, वो आपका बताए हैं घटते क्रम में। नेक्स्ट जो अगर बात करें हम, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जैसा आएगा वैसे क्वेश्चन को अपना एकदम आराम से धरना है। सबसे ज्यादा एबंडेंट आयन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के बाहर के फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कौन होता है, तो सोडियम, ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स जो बायोस्फीयर में है वो कौन है, सेलुलोस, सबसे ज्यादा। सेकंड नंबर पर काइटिन है। काइटिन के बारे में पीछे बताए थे आपको कि काइटिन जो होता है आर्थ्रोपोड में या फंजाई में आपका सेल वाल को बनाता है, हाँ, उसमें पाया जाता है। हम लोग अभी क्लासिफिकेशन हाल में देखे हैं। तो सबसे ज्यादा एबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स संसार का कौन है, बायोस्फीयर का कौन है, तो सेलुलोस। सेकंड नंबर पर कौन हो जाएगा, काइटिन। काइटिन किस में पाया जा रहा है, आर्थ्रोपोड में, फंजाई में। नेक्स्ट जो है ना वो आपका है कि सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटीन जो है ना एनिमल वर्ल्ड का कौन है, तो कौन है भाई, कोलेजन है। सबसे एबंडेंट प्रोटीन जो है ना प्लांट वर्ल्ड का कौन है, या इस पूरे विश्व का कौन है, रूबिस्को। रूबिस्को का पूरा नाम होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। आपको अगर दिक्कत हो रहा होगा तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, आगे भी पढ़ना है आपको। रूबिस्को, रूबिस्को का पूरा नाम होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज। अब आपके मन में आएगा कि अगर शरीर, ये तो हो गया बॉडी के अंदर, कि अगर सेल में आ जाए कि सेल में सबसे ज्यादा कौन सा है मटेरियल, तो सेल में सबसे ज्यादा कौन होगा, वाटर। कितना होता है, करीब 70 to 90%। दूसरा में होता है प्रोटीन, तीसरा में न्यूक्लिक एसिड, चौथा में कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड, उसके बाद आयंस। ठीक है, इसको हम अलग से भी जो है ना एक आपका अर्थी के रूप में दे देंगे। ठीक है, फिलहाल आप दिमाग में रखिएगा कि किसी भी सेल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बायोमोलिक्यूल्स कौन है, तो वाटर। ठीक है, उससे कम होता है कौन, प्रोटीन, उससे कम होता है कौन, न्यूक्लिक एसिड,
उससे कम होता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। उससे कम होता है कौन? लिपिड। और उससे कम होता है आयंस। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं उसी में। ये देखिए कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बात है यहाँ पर। मेटाबोलाइट्स अभी आपको नहीं बताए, लेकिन बताएंगे, क्योंकि इस स्लाइड में है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मेटाबोलाइट्स क्या है? जो आप लोग को बताए थे पहले भी, मेटाबॉलिज्म जो है ना, उन बायोकेमिकल एक्टिविटीज को या रिएक्शंस को कहते हैं जो सेल के अंदर होता है। तो सेल के अंदर जो भी आपका रिएक्शंस होता है, उन सब को एक साथ क्या कहते? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब उसमें मेटाबॉलिज्म के द्वारा दो प्रकार के कंपाउंड्स या मटेरियल्स बनते हैं। एक जो आवश्यक हो, उपयोगी हो, उसको कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। लेकिन दूसरा वैसा बनता है जो आपके अनुपयोगी होता है, जो फायदेमंद नहीं होता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उस सेल के लिए या उस प्लांट के लिए। तो उसको कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपका पिगमेंट्स होता है, अल्कलॉइड्स होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ही आपका क्या होता है? टर्पेनॉइड्स होता है, इसेंशियल ऑयल होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, लेसिथिन होते हैं, ड्रग्स होता है, पॉलीमेरिक कंपाउंड्स या सबस्टांसेस होते हैं। अब देखो ये जो पिगमेंट है कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड जो है ना पिगमेंट, पढ़ना तो डिटेल से है आगे। ये फिलहाल अभी जान लो ये कैसा होता है? एलोइस पिगमेंट होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि क्लोरोफिल कैसा होता है? रेड, आपका ग्रीन होता है। हीमोग्लोबिन कैसा पिगमेंट है? रेड पिगमेंट है। उसी प्रकार से कैरोटीनॉइड जो है ना, वो प्लांट पिगमेंट है, वो कैसा होता है? एलुइस होता है। समानतः इसको हम विटामिन ए का स्रोत मानते हैं। आप सुनते होंगे गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है, पपीता खाने से विटामिन ए मिलता है। तो ये जो विटामिन ए का सोर्स है उसमें वो क्या है? कैरोटीनॉइड है, जो कि एक प्रकार का पिगमेंट है। और कैसा पिगमेंट है? एलोइस पिगमेंट होता है। दूसरा है एंथोसाइनिन। ये जो एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन भी एक प्लांट पिगमेंट है। ये पर्पलिश होता है। पर्पलिश समझते होंगे शायद आप। ये बगल में आपका ये जो कलर नजर आ रहा है, ये वो पर्पलिश कलर है। ये कलर जो है ना आपका पर्पलिश है। इसलिए एंथोसाइनिन के नीचे जो अंडरलाइन किए हैं वो भी देखेंगे आप, वो पर्पलिश कलर है, इस टाइप का कुछ। हाँ, बैगन जैसा, बैगनी टाइप का। तो ये जो एंथोसाइनिन का जो कलर होता है इस तरह का होता है। और कैरोटीनॉइड का कैसा होता है? एलुइस होता है। ठीक है, ये दोनों आपका फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं प्लांट में। प्लस क्या करते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं रेडिएशन से। और आपके बॉडी में कई प्रकार के जो है ना आपका न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। अब बात करते हैं अल्किलॉइड का। अल्किलॉइड का अगर बात करें तो अल्किलॉइड में कई प्रकार के अल्किलॉइड्स हैं, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, कोकीन वगैरह है। तो ये जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन हम लोग यूज करते हैं जिनको कहीं पर चोट लग गया हो दवा के रूप में उनके लिए, या कहीं पे हड्डियां टूट गई हो उनके लिए। ये क्या करता है? पेन, दर्द को कम महसूस करवाता है। वो जो आपका जहां पर टूटा है या चोट लगा है, तो वहां से जो नर्व्स के द्वारा जो आपका नर्व इंपल्स आ रहा था ब्रेन को, उसको रोकता है, वो प्रिवेंट करता है, जिससे चोट आपको महसूस नहीं होता है। इसलिए कहीं पे चोट लगा हो, टूट गया हो, आपको देखेंगे पेन रिलीफ दे देता है, रिलीवर दे देता है दवा के रूप में डॉक्टर, और उसके खाने के बाद आपको चोट पता ही नहीं चलता है। लेकिन उस दवा का असर जैसे ही समाप्त होता है, फिर आपको चोट पता लगने लगता है, दर्द पता लगने लगता है।
तो ये क्यों होता है? उसमें अल्कलॉइड्स होते हैं डाले हुए, जो क्या करते हैं, वो आपके दर्द के जो सूचना है, जो दर्द वहां पर हो रहा था, जो चोट लगा था, डैमेज हुआ था, उसके खबर को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो नर्व इंपल्स, न्यूरॉन जो जिम्मेवार था, उसके नर्व इंपल्स को पहुंचने नहीं देता है। कहां तक? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, आपके ब्रेन तक। नतीजतन आपको दर्द का अनुभूति नहीं होता। तो मॉर्फिन क्या करता है? पेन रिलीवर के रूप में यूज किया जाता है। इवन जिसको नींद नहीं आता है उसको भी मॉर्फिन हम लोग देते हैं। कोडीन का भी कुछ हद तक वही स्थिति है। तो ढेर सारे अल्कलॉइड्स हैं जिनका उपयोग हम करते हैं पेन रिलीवर के रूप में, या फिर अपना क्या करते हैं, स्लीप माने बढ़िया साउंड स्लीप आने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अल्कलॉइड कई हो जाएंगे, जैसे कॉफी वगैरह में भी आप पढ़ते होंगे अल्कलॉइड्स होता है, कैफीन। ठीक है, आप चाय में पढ़े होंगे कि चाय में जो है ना क्या होता है, अल्कलॉइड पाया जाता है। खैनी में आप जानते होंगे, खैनी जिसको टोबैको कहते हैं, उसमें अल्कलॉइड्स पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के अल्कलॉइड्स होते हैं, वो अलग चैप्टर है, हम लोग देखेंगे वहां। अगला है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स जो है ना, उसमें आपका कई प्रकार के टर्पिनॉइड्स होते हैं, और टर्पिनॉइड्स का अलग अलग जो है ना वो आपका काम है, हम लोग जो है ना उसका उपयोग लेते हैं इंडस्ट्रियल रूप में। इसेंशियल ऑयल जो होता है, इसेंशियल ऑयल्स जो है ये आपका सुगंध देता है, और इसका उपयोग सामान्यतः हम लोग करते हैं विभिन्न प्रकार के सेंट बनाने में। ठीक है, तो आपका वो जो आपका गुलाब होता है, गुलाब में आप जो उपयोग करते हैं, गुलाब का जो सेंट बनता है उसमें उसका क्या दिया जाता है? इसेंशियल ऑयल होता है। आप लेमन ग्रास का जानते होंगे शायद, वो आपका घास जैसा पत्ती होता है, उसको मलिए तो वो आपका कैसा आता है, वो कुछ हद तक नींबू जैसा जो है ना गंध आता है, सुगंध आता है। चावल में डाला जाता है उसको बनाने में बढ़िया लगे, या चाय में डाला जाता है। चावल जो बनता है ना वो भात एक नंबर के सुगंध आता है उसमें डालने से। इसी प्रकार के कई प्रकार के जो है ना आपके अलग अलग यहाँ पर डाला हुआ है। ये जो लेसिथिन आप देख रहे हो, लेसिथिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, एक तरह का बाइंडिंग प्रोटीन। लेसिथिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट को बांध के रखता है। कॉमन उदाहरण में इसमें हम लोग लिखे हैं कॉन्केन वेलिन ए, ये पाया जाता है बीन में। आपका जो बीन होता है, खाते होंगे आप शायद बीन, उसमें पाया जाता है डिफरेंट टाइप के बीन्स में। ड्रग्स में भी है विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन का उपयोग होता है कैंसर को रोकने के लिए, एंटी कैंसरस दवा के रूप में। एंटी कैंसरस दवा के रूप में हम विनब्लास्टिन का उपयोग करते हैं। इसी तरह से ये जो कर्क्यूमिन है वो भी आपका एक दवा है जो आपको मदद करता है, बॉडी को फ्रेश रखता है। ये टर्मरिक से प्राप्त होता है आपका, और शायद आप जानते होंगे टर्मरिक का उपयोग हम लोग करते हैं किस रूप में? तो स्किन को अच्छा रखने में, ग्लो करवाने में, या स्किन को डिजीज फ्री करने में, या कहीं पे चोट लग जाए, मोच हो जाए, वहां पर लगाने में। तो ये जो आपका टर्मरिक है, टर्मरिक शायद जानते होंगे आप, हल्दी। तो हल्दी में ये कर्क्यूमिन के कारण वो ड्रग जैसा काम करता है। इसी तरह से पॉलीमेरिक जो है ना आपका कई कंपाउंड्स हैं जिनका उपयोग हम अलग अलग के लिए करते हैं। जैसे रबर है, रबर आपका जो है ना वो टायर बनाने के लिए, या विभिन्न प्रकार के दूसरे तरह के जो है ना जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके निर्माण के लिए करते हैं। या फिर गम है, उसका उपयोग भी अलग अलग कामों में होता है। सेलुलोस है, उसका भी उपयोग हम लोग जो है ना रेशा के रूप में करते हैं, धागा के रूप में करते हैं। ये कुछ एक आपका क्या है, कुछ बात था इसमें। अब हम थोड़ा सा इसमें देखिए, ये जो आपको हम पीछे पढ़े थे कि जो आपका वेट एनालिसिस जो होता है, वो वेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसको एक वीडियो की मदद से आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। उसमें आप क्या देख रहे हो कि टिश्यू को लिया गया है। देखिए ये सेल्स हैं, डिफरेंट टिश्यू सेल्स हैं, उनको क्रश कर दिया गया और चूर कर डाल दिया गया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में। डालने के बाद उसको घुमा दिया गया जिससे वो पेस्ट के रूप में बदल गया। हाँ, और वो जो पेस्ट बना है उस पेस्ट को डाल दिए किसमें, वो आपका क्लॉथ पर डाल दिए और उसको छानने का कोशिश कर रहे हैं। जो एसिड सॉल्युबल होगा फ्रैक्शन फिल्ट्रेट का वो नीचे चला जाएगा, और जो इनसॉल्युबल होगा वो ऊपर रह जाएगा।
जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है जिसको प्लेट बोल रहे थे, वो आपका कैसा होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो आपका नीचे चला गया होगा वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये आपको कुछ एक बात जो है ना कैसे करते हैं सो दिखाए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट डे देखते